नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और आज सामाजिक विज्ञान में आज एक नया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन को शेखावटी किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये किसान आंदोलन जो है 1923 में प्रारंभ हुआ और 1935 तक चला। तकरीबन 12 वर्षों तक ये आंदोलन चला। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इस आंदोलन में अधिकतर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस आंदोलन में और अंत में जाके यह आंदोलन सफलतापूर्वक जो है समाप्त भी हो गया। जो सीकर उस समय, जिस समय सामंती व्यवस्था थी, जो राज्य की व्यवस्था थी, रियासतें थी, उस समय जो सीकर था ये अर्ध स्वतंत्र राज्य था। मतलब कि एक राज्य तो था लेकिन अर्ध स्वतंत्र राज्य था और ये जयपुर रियासत के अंदर में आता था। मतलब इस सीकर की जो कमान थी वो जयपुर के पास थी। ठीक है, अभी पढ़ते कि ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। देखिए 1922 में जो सीकर या शेखावट कह लीजिए, वहां के नए राजा बने जिनका नाम है राजा कल्याण सिंह। ये नए राजा बने 1922 में। राजा बनते ही इन्होंने जो टैक्स है, जो लगान है, लाग बाग कह लीजिए, इसके अलावा जो और भी नए कर थे, किसानों पर थोपना जो है प्रारंभ कर दिया। लोगों पर नए कर जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से कर थे? देखिए पहला तो भू राजस्व जो कर था, जो लगान था, जो टैक्स था, उसको 25 से लेकर 50% तक बढ़ा दिया। कि पहले अभी आप 1 रुपया देते थे तो अभी आप 25 से 50 रुपए के बीच में दोगे। मतलब किसी के लिए 25% बढ़ा है तो किसी किसान के लिए 50% तक बढ़ा दिया। मतलब कि डबल सीधा कर दिया कि भाई आपको पहले इतना देते थे, अब आपको इतना देना पड़ेगा। सीधा बढ़ा दिया 25 से 50% तक। इसके अलावा जब कभी कभार अकाल पड़ जाता था उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस राज्य में, तो अकाल के समय भी भाई धान तो उगा ही नहीं, खेती तो हुई नहीं। जब खेती ही नहीं हुई तो लगान कैसे दे? लेकिन नहीं भाई, बारिश हो ना हो आपको लगान देना ही पड़ेगा। तो जब अकाल के समय भी लगान में किसी प्रकार की कोई रियायत भी नहीं मिलती थी, किसी प्रकार कोई छूट भी नहीं मिलती थी। इसके अलावा लाटा कुंटा बहुत ज्यादा लगा। ये लाटा कुंटा क्या होता है? देखिए किसान धान उगाता। देखिए लाटा कुंटा 2 शब्द है। किसान जो है मान लीजिए किसान ने गेहूं की खेती की, गेहूं की खेती करके उसको अच्छे से काटा, अच्छे से जो है उसको थ्रेशर में डाल के, मतलब उस समय थ्रेशर नहीं थे लेकिन अच्छे से उसकी कुटाई करके गेहूं, जो शुद्ध गेहूं होता है, उसका एक ढेर लगा दिया। देखिए मान लीजिए ढेर लगा दिया, अच्छे से एक ढेर लगा दिया गेहूं का। और यहां पे सामंत आएगा, कहेगा कि इस ढेर में से इतना मेवा, इतना इस सामंत का हो गया और इतना किसान रखेगा अपने पास। ये हो गई लाटा पद्धति। मतलब बना बनाया हुआ अनाज आके सीधा जो है सामंत अपने हिस्से का अनाज ले लेगा कि मुझे तो इतना चाहिए। ये कुंटा क्या होता है? जो फसल है वो खड़ी हुई है, फसल खड़ी हुई है। कभी कभार सामंत आ गया, किसी खेत में घूमने आ गया, उसको अरे बहुत अच्छी फसल, उसको लगा बहुत अच्छी फसल है, किसान को बोलेगा भाई यहाँ पे आ, ऐसा क्या, इसमें से जो आधे से अधिक है वो सब मेरा, आधा तेरा। ये हो गया कुंटा। तो लाटा कुंटा भी लगा दिया, जितना चाहा उतना लगाया, मन चाहा लगा दिया लाटा कुंटा भी। इसके अलावा जहां पे देखिए कभी कभार क्या होता है कि जहां पे जिस खेत में कुआं होता है, पहले जिस खेत में कुआं होता था तो वहां पे कुएं से जो है सभी की सिंचाई हो जाती थी, सभी फसलें जो अच्छे से पानी पी लेती थी। तो जहां पे जिस खेत में कुआं होता था उसके लिए थोड़ा ज्यादा टैक्स होता था, ज्यादा कर होता था उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास तो भाई ऑलरेडी कुआं है तो अच्छी फसल होगी, इसलिए उसके लिए ज्यादा टैक्स था। लेकिन जहां पे कुआं नहीं था, जो असिंचित भूमि थी, उनके लिए भी टैक्स था। इसके अलावा भाई जहां जिस खेत में कुआं है उसके लिए तो भाई ज्यादा टैक्स लगाया ही लगाया। किसी खेत के बगल में किसी और किसान की जमीन है, वहां पे कुआं नहीं है, तो वहां पे भी उतना ही टैक्स लगा दिया जितना उस कुएं वाले खेत पे लगाया। मान लीजिए ये 2 खेत है, एक है ए खेत, एक है बी खेत। ए खेत में कुआं है, बी खेत में कुआं नहीं है। यहां पे जो लगान है, जो टैक्स है, जो कर है, वो बहुत ज्यादा 50% लगा दिया।
यहाँ पे कुआं नहीं है, मतलब यहाँ की जो भूमि है वो असिंचित है। यहाँ की भूमि जो बारिश के भरोसे है, बारिश आएगी तो पिएगी, नहीं तो नहीं पानी पिएगी। लेकिन भाई असिंचित भूमि है, यहाँ पे तो उल्टा कम टैक्स होना चाहिए, कम से 25% टैक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, कम टैक्स नहीं लगाया, यहाँ पर भी 50% टैक्स लगाया। मतलब कि जो भूमि पानी पीती है उस पर भी ज्यादा टैक्स लगाया, और जो भूमि पानी नहीं पीती उस पर भी टैक्स लगाया, एक जैसा टैक्स लगाया। क्या सोच के लगाया पता नहीं। इसके अलावा जो जरीब की लंबाई थी, जरीब क्या होता है, देखिए राजा कितना चालाक है। जरीब मतलब जो भूमि मापने के जो फीता होता है ना, जो डोरी होती है भूमि मापने की, जिससे जो है जमीन मापते हैं, आज इसको हम फीता कहते हैं, खींच के बाहर निकल तो जमीन को मापते हैं, तो उसको पहले जरीब कहते थे। तो जो जरीब की लंबाई थी वो पहले 165 फीट की थी, कि भाई 165 फीट में 1 बीघा ऐसा कुछ होगा, पहले 165 फीट थी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि आते ही जरीब की जो लंबाई थी वही घटा दी, सीधा आधा कर दिया कि अब से जरीब की लंबाई कितनी होगी, 82.5 फीट होगी जरीब की लंबाई, 82.5 फीट अब से जरीब की लंबाई होगी। भाई लंबाई घटाने से फायदा क्या, भाई लंबाई घटाने से फायदा ये हो गया कि मान लीजिए पहले किसी किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, तो उसको 5 बीघा का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है ना। अभी जरीब की लंबाई घटा दी गई, कम कर दी गई, आधी कर दी गई, तो भाई वापस से इस किसान की जमीन को मापा जाएगा, इसी जरीब से नए जमीन, जो नए जरीब के आंकड़े से वापस से किसान की जमीन को मापा जाएगा। पहले जिस किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, अब 10 बीघा जमीन हो गई। भाई जमीन उतनी ही है, जमीन तो जो है किसान के पास उतनी ही है, भूमि तो उतनी ही है, बस खाली जो भूमि मापने की जो डोरी थी उसमें ही बदलाव कर दिया गया। तो किसान के पास जो भूमि कम थी वो बढ़ गई, वास्तव में भूमि बढ़ी नहीं, सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से भूमि बढ़ी, है कि नहीं। तो आंकड़ों के हिसाब से भूमि बढ़ने के कारण किसान को जो और ज्यादा टैक्स देना पड़ा। पहले जहां सिर्फ 5 बीघा भूमि का टैक्स देना था, अभी जो है 10 बीघा भूमि का टैक्स जो है उसको देना पड़ा। तो ये भी एक नई प्रकार की सोची समझी जो साजिश, जो टैक्स है वो लगा दिया। यहां तक तो किसान ने सह लिया कि चलो कोई बात नहीं, लगाया कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन यहां पे आया एक नया प्रकार का टैक्स, बहुत ही खतरनाक वाला, कि भाई राजा कल्याण सिंह जी जब शासक बने, शासक कब बनते हैं, जब किसी पिता की मृत्यु हो जाएगी तभी तो उसका पुत्र नया नया शासक बनेगा। तो जब पिता की मृत्यु हुई तो उनके पिता के जो दाह संस्कार का जो खर्चा था, क्या, जो दाह संस्कार का, जो उनको जलान, मतलब जो दाह संस्कार कहते जो करते हैं, तो जो दाह संस्कार का खर्चा था वो खर्चा, और ये राजा बने नए नए, तो इनको राजा बनने के लिए जो उत्साह हुए, जो अलग अलग प्रकार के जो मिठाइयाँ बटी, मतलब जितने भी जो कुछ भी इंतजाम हुए, पार्टी हुई, जो भी कुछ हुआ उसका अलग से खर्चा, मतलब कि दाह संस्कार का खर्चा, और स्वयं गद्दीसीन होने, मतलब गद्दी पे बैठने का जो खर्चा था वो खर्चा जो है बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया। अब खर्चे का भुगतान कैसे करे, तो क्या किया कि उस खर्चे का भुगतान करने के लिए टैक्स लगा दिया लोगों पर, कि भी आप लोग टैक्स दोगे तब मैं जाके इस खर्चे का भुगतान करूंगा, मजे मैं करूंगा, टैक्स आप लोग दोगे, है कि नहीं। तो ये भी एक नया प्रकार का कब लगा दिया। तो यहां पे कब लगाया, लोग भड़क गए कि ये कैसे है, ये कैसे हो गया, ये क्यों, इतना क्यों कर रहे हो। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप सिर्फ 1 साल के लिए इसको दीजिए, 1 साल के बाद मैं इस कर को हटा लूंगा, आपको कुछ जो है रियायत दूंगा कर में। तो 1923 का समय है, ये सब 1922 में हुआ, ये सब 1922 में ये जो है नया नया टैक्स लगा था 1922 में। फिर आया 1923 का समय। तो 1923 में राजा राव कल्याण सिंह ने जो जो वादा किया था कि भाई मैं आपको जो टैक्स है उसको कम कर दूंगा, उसमें रियायत दे दूंगा, वो अपने वादे से जो है मुक्त हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वादे से मुकर गया। तो लोग जो है भड़क गए, और लोगों ने धीरे धीरे जो है अपनी बात को है कहा कि चलो भाई कुछ करते, आंदोलन करते हैं। तो उनको उस समय राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे राम नारायण चौधरी, उनका साथ मिला, और राम नारायण चौधरी जो थे वो तरुण राजस्थान समाचार पत्र चलाते थे, और राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इन सारी घटना को जो है बताना स्टार्ट किया, इस आंदोलन के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जो है बात बताई। और इस बात को इतनी बताई कि जो एक लंदन उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी की जो भारत की जो कमान थी वो किसके पास थी, लंदन के पास, जो लंदन में जो महारानी बैठी थी उसके पास कमान थी। तो जो भी फैसले होते थे वो अधिकतर लंदन में फैसले होते थे। तो उस समय जो लंदन से जो प्रकाशित होने वाला अखबार था जिसका नाम था डेली हेरल्ड,
दिल्ली हेरल्ड में एक लेख छपा इस आंदोलन के बारे में कि देखो भाई कितना अत्याचार हो रहा है लोगों पे, कितना अत्याचार हो रहा है किसानों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मात्र 2 साल में 1923 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1925 में मात्र 2 साल में हाउस ऑफ कॉमन, लंदन की हाउस ऑफ कॉमन, जैसे अपने भारत में जो संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। वैसे ही लंदन में भी 2 सदन है, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोअर सदन है। तो हाउस ऑफ कॉमन में इसके खिलाफ सर पैट्रिक लॉरेंस ने आवाज उठाई। जो सर पैट्रिक लॉरेंस थे वो किसी मजदूर संगठन के सदस्य थे, तो इन्होंने सर पैट्रिक लॉरेंस ने आवाज उठाई कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है राजस्थान में किसानों के साथ। इसके खिलाफ आवाज उठाई कहां पे? हाउस ऑफ कॉमन में। सोचिए कि भी सिक्कर की बात हाउस ऑफ कॉमन लंदन में हो गई है, बात कितनी फैल गई होगी उस समय बात। तो 1931 में, इसके बाद देखिए 1931 में जो भरतपुर के जो किसान नेता थे ठाकुर देशराज जी, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, इस आंदोलन में जुड़ गए। और ठाकुर देशराज जी ने इस आंदोलन में जुड़ने के बाद राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। तो सिक्कर जो किसान आंदोलन उसमें अधिकतर जो है वो जाट लोग जो है, जो जाट जाति है वो इसका अधिकतर प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है ना, इसका विरोध कर रही थी। तो ठाकुर देशराज जी ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की क्या कर दी? स्थापना कर दी, ताकि सभी लोग जो है एक मंच पे आ जाए। और इसका उद्देश्य क्या रखा कि सभी लोग एक मंच पे आए, सभी में धार्मिक भावना जगे, सभी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो इन्होंने जो है इसकी स्थापना कर दी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो है 2 बार अधिवेशन हुआ, एक तो 1932 में अधिवेशन हुआ, उसके बाद एक 1933 में अधिवेशन हुआ। जो कहां पे हुआ? पैथेना में एक अधिवेशन हुआ, पैथेना में एक सभा हुई। उस सभा में यह फैसला लिया गया कि जाट प्रजापति महायज्ञ कराया जाएगा। जाट प्रजापति महायज्ञ क्यों कराया जाएगा? अधिक से अधिक लोगों को आध्यात्म से जोड़ने के लिए, अध्यात्म के माध्यम से जागरूक करने के लिए ये जो है जाट प्रजापति महायज्ञ कराया जाएगा। तो 20 जनवरी 1934 इस महायज्ञ की जो है डेट फाइनल हो गई। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी खास दिन होता है, खास त्योहार होता है, बसंत पंचमी के दिन जो है जाट महायज्ञ की शुरुआत हो गई। और उस समय जो पंडित थे, यज्ञाचार्य कौन थे? पंडित खेमराज जी इस यज्ञ में वो जो है यज्ञ करवा रहे थे। और इस यज्ञ में कौन बैठा हुआ था? देखिए यज्ञ करते थे, बैठते ना, कोई लोग बैठते, 2 लोग बैठते पति पत्नी। तो इस यज्ञ में कौन बैठा हुआ था? कुंवर हुकम सिंह जो है इसके यज्ञपति थे, मतलब यज्ञ में बैठे हुए थे, वो यज्ञ में साथ दे रहे थे। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ कि भाई यज्ञ समाप्त होने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो यज्ञ समाप्त होने के बाद एक हाथी लाया जाएगा। उस हाथी पर जो यज्ञपति है कुंवर हुकम सिंह को बैठकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा, बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। ये बात जो है यहाँ पे जो जमींदार थे, जो राजा थे, इनको पता चल गई ये बात कि भाई ये तो जो है अभी बहुत बड़ी जो जुलूस निकालेंगे, वो भी हाथी पे बैठ के, हाथी पे बिठा के। और जो राजा थे ये समझते थे, जो जमींदार थे ये समझते थे कि हाथी पे बैठना इनका विशेषाधिकार है, मतलब हाथी पे तो यही लोग बैठ सकते हैं, दूसरा नहीं बैठ सकता, अगर दूसरा बैठेगा तो अपमान हो जाएगा, ऐसा ये लोग समझते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि जिस दिन जुलूस निकलने वाला था उसके 1 दिन पहले जो हाथी लाया गया था जुलूस निकालने के लिए, उसको छुड़ा लिया, उसकी चोरी कर दी। उसको चिबाने के बाद भाई जो लोग थे बड़े आक्रोश में आ गए, बड़े गुस्से में आ गए। और एक किसान नेता थे छोटू राम जी ने यहां के राजा को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा और कहा कि किसानों को अगर कुछ भी हुआ तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हो जाएगा। एक तरह से इसको पत्र कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, समझौता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि अगर किसानों को कुछ भी हुआ तो आपका अच्छा नहीं होगा, बहुत बड़ा जो है दंगे फसाद जो है हो जाएंगे, भारी नुकसान हो जाएगा। तो फिर जो ठिकाने थे, ये बात इनको समझ में आ गई कि भाई ये जो है ये नहीं, हम इनको हाथी जो है दे देते हैं। तो ठिकाना जो उस क्षेत्र का जो ठिकाना था, उस क्षेत्र का जो सामंती क्षेत्र था, उसके ठिकानेदार ने हाथी को सजाया हाथी जो है यहाँ पे भिजवाया कि आप हाथी ले जाइए, सजाया हुआ हाथी इनको दिया कि इस हाथी पे बैठ के आप जो है जुलूस निकालिए।
हाथी दे दिया। अभी ये इतना बड़ा यज्ञ हुआ, ये यज्ञ 7 दिन तक लगातार चला। इस यज्ञ में यूपी, पंजाब, लुहान, पटियाला, हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों के बहुत सारे लोग आ गए। तकरीबन 3 लाख के लोग, 3 लाख के आसपास इस यज्ञ में लोगों ने भाग लिया। मतलब बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। और ये 20वीं सदी का राजपूताना के क्षेत्र में सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है कि 20वीं सदी में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा हुआ, ये जाट प्रजापति यज्ञ हुआ था। इतनी बात हो गई। अभी क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1934 को कटराज, एक क्षेत्र, एक स्थान है कटराज में, श्रीमती किशोरी देवी ने एक विशाल महिला सम्मेलन बुलाया। एक विशाल महिला सम्मेलन जो है बुलाया। क्यों बुलाया विशाल महिला सम्मेलन? क्योंकि जो सीहोट जो एक ठाकरी क्षेत्र था, जो एक सामंती क्षेत्र था, तो जो सीहोट के जो सामंत थे उन्होंने सोतिया का बास, इस गांव में महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था, महिलाओं का अपमान किया था, महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया था। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए 24 अप्रैल 1934 को कटरायल में श्रीमती किशोरी देवी ने एक विशाल महिला सम्मेलन बुलाया, जिसमें करीबन 10,000 से अधिक महिलाएं आई, पहुंची। है कि नहीं? ये बात राजा को पता चल गई, एक दिन पहले ही पता चल गई। तो राजा ने क्या किया कि वहां पर धावा 144 जो है लगा दी। किसने? सिक्कर ठिकाने ने उस पे धावा 144 जो है लगा दी कि यहां पर धावा 144 से 4-5 लोग से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। लेकिन महिला तो किसकी सुनने वाली है भाई? जब महिला गुस्से में आ जाए तो अपनी ना सुने, इनकी क्या सुनेगी? तो महिलाएं गुस्से में आई और 10,000 तक महिलाएं जो है यहां पे जमा हो गई। और इसमें प्रमुख रूप से श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूलन देवी, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी, ये जो है प्रमुख महिलाओं ने यहाँ पे इसमें भाग लिया। अभी देखिए, ठीक इसके 1 साल के बाद एक और बहुत अच्छी घटना घटी। और ये घटना अच्छी भी कह सकते हो, बुरी भी कह सकते हो। ठीक है, क्या घटना घटी देखिए। 25 अप्रैल 1935 को, ठीक इसके 1 साल के बाद, याद रखना, 25 अप्रैल 1935 को कुंदन गांव में जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो यहाँ के जो सामंती अधिकारी थे, वो सब कुंदन गांव में चले गए लगान लेने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए कि भाई लाओ भाई किसानों टैक्स दो। तो टैक्स लेने के लिए जो जितने अधिकारी थे चले गए। अभी यहां पे धापी देवी एक बुढ़िया माँ थी, एक माँ थी, दादी थी, बहुत ही वृद्ध महिला थी। धापी देवी बाहर आई और उन्होंने हुंकार भरी कि इनको टैक्स नहीं देना, इनको कर नहीं देना, कुछ भी हो जाए इनको तो कर नहीं देंगे ही नहीं देंगे। क्यों दे भाई? अपनी कमाई क्यों दे? तो धापी देवी ने सब लोगों में, वहां के जो गांव वाले थे उनमें सब में उत्साह भर दिया। और ऐसा उत्साह भरा कि गांव में किसी ने भी टैक्स नहीं दिया, सबने टैक्स देने से मना कर दिया। धापी देवी ने लोगों से आग्रह किया कि इनको लगान नहीं देना। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, जो यहाँ पे जो जितने लोग थे, जो सामंत, जो टैक्स जमा करने थे, सबको गुस्सा आ गया। और सबने क्या कर दी? बंदूक चला दी, गोली चला दी। और वो जब बंदूक चलाई, फायरिंग की, तो उसमें 4 लोग जो है शहीद हो गए। कौन? 4 किसान शहीद हो गए। सेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम, ये 4 किसान जो है वहां पे शहीद हो गए उस फायरिंग में, उस गोलीबारी में। और 175 किसानों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो जितनी भी घटना घटी, इस घटना की बात ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन में भी उठी कि देखिए किस प्रकार का नरसंहार हुआ है राजस्थान में इस जगह पे। इस प्रकार की बात जो है हाउस ऑफ कॉमन तक पहुंच गई। फिर 1935 में जो 1935 में भी आग भड़की। यहां देखिए 1935 अप्रैल महीने में आग भड़की। तो आग बढ़ते 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 कितनी बढ़ी, जब आग बहुत तेज बढ़ने लगी तो यहाँ के जो सामंत थे, जो अंग्रेज थे, उनको बात समझ में आने लगी। और अंत में 1935 के अंत में, दिसंबर के आसपास, अंत में 1935 के अंत में जो किसानों की अधिकतर मांगे थी उनको जो है स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार से जो है सीकर किसान आंदोलन कह लीजिए या फिर शेखावटी किसान आंदोलन कह लीजिए, सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इस आंदोलन में बहुत सारे और भी नेता थे, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में दियो, आप पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। तो इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे अवश्य ही बताइए। इस आंदोलन में सबसे खास बात यह थी कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और महिलाओं को इस आंदोलन में सफल बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। तो इसके संबंधित कोई भी डाउट हो आप मुझे अवश्य बताइए, आपके लिए बैठा हूं। बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में जी और सब करने में जी,
तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।